हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 5 मोस्ट वैल्यूएबल स्किल्स शुड बी प्रेजेंट इन सेफ्टी ऑफिसर। अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर और रिप्रेजेंटेटिव हो तो आपके ऑन साइट ये जाने से पहले या इंटरव्यू होने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उन सारी चीज़ों को स्किल्स को आप प्रिपेयर करके आगे आपके करियर को इन्हांस कर सकते हैं। अगर आप सेफ्टी से बिलोंग करते हैं और चाहते हैं कि मेरी ऐसी मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ें आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। 3 मेन स्किल शुड बी अवेलेबल। जो 3 चीज़ें हैं वो सबसे पहले हमें दी गई है टेक्निकल, सेकंड है सॉफ्ट स्किल्स, थर्ड है आपके आईटी स्किल। ये 3 स्किल को मैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में डिवाइड कर चुका हूँ। सबसे पहला आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। आपके पास टेक्निकल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ टेक्निकल स्किल्स? लाइक आपके पास कोई डिप्लोमा, डिग्री या सर्टिफिकेशन कोर्सेस होने चाहिए जो आपके सेफ्टी की फीचर्स को इन्हांस कर सकें। देन सेकंड आ रहा है आपका सॉफ्ट स्किल्स, जो सेकेंडरी मोस्ट वैल्यूएबल है। उसके अंदर एक वैल्यू ऐड कर देते हैं। अगर उसको कम्युनिकेशन अच्छा है, उसको पोलाइटली बात करने आता है, ऑन साइड वो एक अच्छा फिज़िकल और एक अच्छा रिलेशन बना के चल रहा है, ऑन साइड एक अपना अच्छा रिलेशन बिल्ड करके चल रहा है। थर्ड आता है आपका आईटी स्किल, जो टर्शरी है, जो मोस्ट डिमांडिंग है। आज की तारीख में आईटी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, तो आपको आईटी स्किल से रिलेटेड कोई चीज़ें आनी चाहिए। और लास्ट 2 जो स्किल बचती है वो आपकी टेक्निकल स्किल से रिलेट करता है, जो हम डिस्कस कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि लाइक प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो एक टेक्निकल स्किल्स आती है। जो आपका एक टेक्निकल स्किल आता है, जो आपको डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन आना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्टली आता है आपका फिफ्थ, हसलर होना चाहिए। वो कैंडिडेट थोड़ा चैलेंजेस को टेक करने वाला होना चाहिए, वो हर चीज़ को फेस करने वाला और उस ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ उसके अंदर फ्लेक्सिबल होता हुआ नज़र आना चाहिए। ये 5 मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल स्किल्स के बारे में। लाइक टेक्निकल स्किल्स में हम जानेंगे कि आपको टूल बॉक्स क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ों को याद रखना है, ध्यान रखना है आपको। सेकंड, हम उसमें डिस्कस करेंगे मॉनिटरिंग साइट एक्टिविटी। आप अगर साइट पे जाते हो तो आपको क्या क्या चीज़ों को मॉनिटर करना है और उसको क्या क्या इन्हेंस करना है, किस फीचर्स को आपको अपडेट करना है। थर्ड, हम डिस्कस करेंगे फाइंड वर्क प्लेस हैज़ार्ड एक्टिविटी, जो टेक्निकल स्किल्स के टर्म में आता है। क्या वर्क प्लेस हैज़ार्ड को किस तरह फाइंड करके उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ करोगे। एंड लास्टली आता है फोर्थ, हमारे पास रिपोर्ट करना है हर वो काम जो आप क्या कर रहे हो, वर्क प्लेस पे अपडेट कर रहे हो या वर्क प्लेस पे मॉनिटर कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो एज अ ट्रेनी। तो हम टूल बॉक्स टॉक पे आ जाते हैं। टूल बॉक्स टॉक जब देते समय क्या होता है, बेसिक टूल बॉक्स टॉक आपको पता है कि हम हर काम करने से पहले 10-15 मिनट का ब्रीफ देते हैं हमारे वर्कर्स को। उसमें सारे WH क्वेश्चंस होते हैं। आपको काम क्या करना है, आपको काम कहाँ करना है, आपको काम कैसे करना है, आपके काम के अंदर हैज़ार्ड क्या है, उसके सेफ्टी फीचर्स क्या है, और अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी हो जाती है तो आपको क्या करना है। और लास्टली हम उसमें डिस्कस करते हैं पीपीज़ आपको कौन से रिक्वायर्ड है, लाइक मैंडेटरी पीपीज़ एंड ऑल। तो फर्स्ट हमको टॉपिक प्रिपेयर करने आना चाहिए टूल बॉक्स टॉक का। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो टूल बॉक्स टॉक को सुन तो लेते हैं, बोल भी लेते हैं, बट उनको टॉपिक कवर करने नहीं आता। हमारे साइट पे जितने भी वर्क्स हो रहे हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, जितने इक्विपमेंट्स है, हर एक वो टॉपिक्स आप इन्हें कर सकते हो। लाइक अगर आपको लगता है फुल बॉडी हार्नेस, आप वो टॉपिक ले सकते हो। आपको लगता है स्कैफोल्डिंग, आप वो टॉपिक ले सकते हो। आपको लगता है कि कैंडिडेट हमारे जो विजिटर है या फिर ऐसी चीज़ें इंडक्शन ट्रेनिंग है, तो उनको आप वर्क प्लेस के अंदर साइट एक्टिविटीज़ बता सकते हो। हमारे पास ये एक्टिविटीज़ होती है, ये मोस्ट हैज़ार्डस है और ये लो हैज़ार्डियस है। आपको इधर ऑथराइज पर्सन के इसमें जा सकते, इसमें आप नहीं जा सकते। इस सारी चीज़ों के अंदर आप क्या कर सकते हो, टॉपिक सबसे पहले आपको पिक करना है। अगर आप टॉपिक पिक कर लेते हो देन आफ्टर आपको सेकंड पे जंप करना है इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी। अब वो सेफ्टी अब वो टॉपिक आपने ले लिया, आपको उसके अंदर सेफ्टी बतानी है कि आपने सेफ्टी कैसे करनी है, आपको उसमें सेफ्टी क्या क्या बतानी होगी। लाइक आपको अगर बताना है स्कैफोल्डिंग, तो आप सबसे पहले बताइए आपके वर्क प्लेस पे कौन से टाइप की सेफ्टी स्कैफोल्डिंग यूज़ हो रही है। अगर आपने बता दिया कि हमारे पास ये टाइप की सेफ्टी स्कैफोल्डिंग यूज़ हो रही है, तो उसके अंदर आपको क्या क्या अगर आपने बता दिया कि आपके वर्क प्लेस पे स्कैफोल्डिंग यूज़ हो रही है, तो आपने उसको बताना है हमारे स्कैफोल्डिंग के टाइप्स क्या है, उसको हम कब मेंटेनेंस में देते हैं, उसको सेफली यूज़ कैसे करते हैं, उसकी चेकलिस्ट का अगर लगी है तो आपको कैसे याद करना है। सारी आपको इंपॉर्टेंट ऑफ सेफ्टी उसमें बतानी है आपके टूल बॉक्स टॉक में।
थर्ड आपका आता है प्रिपेयर टीबीटी टॉपिक्स एंड रिप्रेजेंट इन ईजी वे। टूलबॉक्स टॉक्स को जब आप देते हो टीबीटी, उसको आपको पिक तो अच्छे से कर लेना है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का बहुत आसान तरीका होना चाहिए। आसान इन द सेंस क्या है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम हर चीज़ को ब्रीफ करें, हर चीज़ को क्लिक करें और हमारे वर्कर्स को बताएं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको इजी लैंग्वेज में बताना है, जो उनकी रीजनल लैंग्वेज जो उनको समझ आती है। हम एक वो ऐसे पर्सन होते हैं जो टॉप टू मैनेजमेंट एंड डाउन टू बॉटम हम सब लोगों को, पर्सनल एंड लेबर्स एंड ऑल को हम क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, समझे। तो आपने टॉप मैनेजमेंट को देखना है, उन लोग ने क्या गाइडलाइन दी हुई है, और आपको वही गाइडलाइन को ईजी वे में आपके वर्कर्स एंड लेबर्स को प्रोवाइड करवानी है, बहुत ईजी एंड सिंपल वे में, जो उनके रीजनल लैंग्वेज है उसमें बताओगे तो बहुत बेनिफिशियल है। फोर्थ हमको आता है इंक्लूड साइट एंड वर्क एक्टिविटी विद WH क्वेश्चंस। लाइक हमने पहले जो डिस्कस किया कि सारे WH क्वेश्चंस को आपको कवर करना है। WH क्वेश्चन क्या होता है, हर वो क्वेश्चन जो उनके दिमाग में आए कि काम कौन करेगा, काम कहाँ करेंगे, काम को कैसे करेंगे, अगर इमरजेंसी हो जाती है तो हम क्या करना है, अगर हमारे को हीट स्ट्रोक आ जाता है, अगर हमें कुछ पानी की ज़रूरत है, हमें कोई भी रिक्वायरमेंट है तो वो कौन फुलफ़िल करेगा। मैं काम कर रहा हूँ और अगर ये डक्टिंग बंद हो जाती है तो स्टैंड बाय मोड पर मॉनिटरिंग में कौन रहेगा। वो सारी चीज़ें आपको क्या करना है और आपके टूल बॉक्स टॉक में बता देनी है। और फिफ्थ आपका लास्टली आता है टूल बॉक्स टॉक में कि आपकी जो वॉइस होना चाहिए वो कमांड वाली होनी चाहिए, रिक्वेस्ट वाली नहीं होनी चाहिए। बहुत सेफ्टी ऑफिसर्स को, सुपरवाइजर्स को देखा जाता है जब इनिशियली वर्क प्लेस पे जाते हैं तो उनकी आवाज़ जो वॉइस होती है वो कमांड की जगह रिक्वेस्ट में होती है। आप प्लीज़ ये चीज़ कर लीजिए, आप ये प्लीज़ ये काम कर लीजिए, आपका कमांड होना चाहिए। वैसी मोटिवेशन वॉइस होनी चाहिए कि वो उनके अंदर सेफ्टी इन्हेंस हो, उनके ब्लड में जाए वो चीज़ें। हाँ, मुझे तो सेफ्टी सामने से करनी है। लाइक मैं मान सकता हूँ कि वर्क प्लेस पे चीज़ें चलती नहीं है रेगुलर। आप अगर एज अ न्यू ज्वाइनी है तो बहुत सारे स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें आती हैं, वर्कर्स आपकी बात नहीं मानते हैं, ठीक है। ऑन साइड आप बार बार रिक्वायरमेंट मेल दे दे के बोल थक जाते हो, पीपीस की रिक्वायरमेंट है मेरे पास, मुझे ये चाहिए, बट वो फुलफ़िल नहीं होता कॉन्ट्रैक्टर एंड ऑल से। बट वो हमारा सेकेंडरी पार्ट है। प्राइमरी हमारी चीज़ें है कि अगर हम टूल बॉक्स स्टॉक दे रहे हैं तो हमें एज अ सेफ्टी सुपरवाइज़र और रिप्रेजेंटेटिव हमें 5 चीज़ें आनी चाहिए टूल बॉक्स स्टॉक में और इसको कवर करनी है। हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं, मॉनिटरिंग साइट एक्टिविटी। टेक्निकल स्किल्स के अंदर जो सेकंड टॉपिक है हमारा वो है मॉनिटरिंग साइट एक्टिविटी। आप एक वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, आपका काम क्या है, सेफ्टी सुपरवाइज़र या सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव, हमारा काम ये होता है हमें हर काम को मॉनिटर करना है और उसमें हैज़ार्ड को फाइंड करते हुए उसको एनालाइज करना है और उसके ऊपर चेकलिस्ट प्रिपेयर करके उसको होने से बचाना है। लाइक हम एक्सीडेंट कम करने, रिड्यूस करने के लिए वहाँ पर है, हम एक्सीडेंट को रोक नहीं सकते, याद रख लीजिए। सेफ्टी फीचर्स जो है हमारे एज अ सेफ्टी ऑफिसर या रिप्रेजेंटेटिव, हम एक्सीडेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं LTI को। बट हम बोलेंगे हम स्टॉप तो ये पॉसिबल नहीं है, कुछ नेचुरल डिज़ास्टर आ जाते हैं, आप क्या कर लोगे। आप दूसरी साइड पे मल्टीपल साइड वर्क कर रहे हो, फर्स्ट साइड पे, सेकंड या थर्ड साइड पे हो, जब आप क्या कर लोगे। तो हम रिड्यूस करने के लिए हमारे को सारी फीचर्स है। तो सबसे पहली चीज़ आती है हैंडल मैन पावर। आपकी मैन पावर क्या है, आप जब सेफ्टी सुपरवाइज़र बनते हो तो आपको एक स्ट्रेंथ होती है वर्कर की, आपको 50-30 ऐसे वर्कर दिए जाते हैं कि आप इनके अंदर ही सेफ्टी फीचर्स को इन्हांस कीजिए और इनके ऊपर मॉनिटर कीजिए, ये क्या काम कर रहे हैं, काम को कैसे कर रहे हैं और इसके काम के अंदर क्या क्या चीज़ें जो रॉन्ग है उस सब को इजी मेथड करते हुए सेफ्टी टास्क उनको बताइए। तो आपको मैन पावर को हैंडल करने आना चाहिए। उसमें मैन पावर की अलग अलग साइकोलॉजिकल थिंकिंग होती है। कोई बहुत ज़्यादा हाइपर होता है, कोई बहुत ज़्यादा सुस्त होता है, कोई बहुत ज़्यादा बातें करता है, कोई बहुत ज़्यादा शांत होता है, बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। आपको वो वर्कर्स को क्या करना है, अच्छी तरीके से समझाना है। आपके टेक्निकल स्किल्स में आता है मॉनिटरिंग। जब साइट एक्टिविटी आप करते हो तो यह चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड आपके पास आता है डू एवरी टास्क विद परमिट। हर वो काम जो आप वर्क प्लेस पे करते हो वो परमिशन के बिना नहीं करना है, याद रखिए। परमिशन होना बहुत ज़रूरी है, वही परमिट है हमारा। आप हर काम परमिट में करो। लाइक परमिट का करने का मतलब ये है आपको उसके अंदर अथॉरिटी मिलेगी सीनियर मैनेजमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन से हमारी। आपको डाउन तक क्या क्या काम करने हैं और कैसे करने हैं वो सारी चीज़ें उसमें आएगी। इवन आपके वर्कर्स जो आपके साथ काम करने वाले हैं या काम कर रहे हैं उनको भी ये चीज़ें समझ में आएगी कि हमारी वर्क प्लेस पे कोई काम विदाउट अथॉरिटी नहीं होता, विदाउट परमिशन नहीं होता। और हम हर वो काम की खबर हमारे मैनेजमेंट को जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, चाहे छोटे से छोटा हो
चाहे छोटे से बड़ा हो। बहुत सारे लोग की दिक्कतें होती है, हमको ओटी नहीं मिलता, हमारे को ये नहीं मिलता, हमें ये प्रॉब्लम फेस आ रहा है। वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप जो काम कर रहे हो विदाउट परमिट कर रहे हो, परमिट के अगेंस्ट जा रहे हो। ओटी भी करोगे तो परमिशन नहीं है तो काउंट क्यों होगा वो। तो हर काम आप क्या कर रहे हैं, ट्राई कीजिए कि परमिट के साथ करने का ट्राई कीजिए। थर्ड हम इसमें देखेंगे फाइंड एंड चेक अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन। ये मेजर पॉइंट है। आपकी साइट एक्टिविटी पे सबसे पहली चीज़ होती है एक्सीडेंट, जो हमें रिड्यूस करना है। और एक्सीडेंट की डेफिनेशन ही किस में है, अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन इज इक्वल टू एक्सीडेंट। लाइक तो जब अनसेफ एक्ट आपके वर्क प्लेस पर आप फाइंड कर सकते हो, या फिर अनसेफ कंडीशन जिससे हैज़ार्ड हो सकता है, लाइक दोनों सिचुएशन आपने ले लिया, लाइकलीहुड भी ले लिया और कॉन्सिक्वेंसेस भी ले लिए, तो आप क्या कर सकते हो, काफ़ी हद तक एक्सीडेंट को रिड्यूस करने में आपको हेल्प मिलेगी। फोर्थ हमारे पास आता है मॉनिटरिंग ईच टास्क एंड लेबर इनटू वर्क प्लेस। आप हर लेबर के हर काम को क्या करो, वर्क प्लेस पे ऑब्जर्व करो, मॉनिटर करो। अब हर टास्क का और हर वर्क मॉनिटर का मतलब क्या होता है कि हर लेबर, हर अलग अलग लेबर के काम होते हैं। कोई पेंटिंग का काम करता है, कोई ग्राइंडिंग का काम करता है, कोई आपका वेल्डिंग का काम करेगा, कोई फिटिंग का काम करेगा, कोई लेबर आपका क्या करेगा, मटेरियल को हैंडलिंग करेगा। अब आपका मल्टीपल साइट पर मल्टीपल काम होता है, और हर वर्क प्लेस के ऊपर जब मल्टीपल काम होता है तो आपकी चेकलिस्ट अलग अलग होती है, उसके अंदर हैज़ार्ड अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर एक्टिविटी अलग अलग ढंग से उसको यूज़ किया जा रहा है, अलग अलग रूप है उस सारी चीज़ों का। अब हर रूप के अंदर आपको हैज़ार्ड को फाइंड करना है और उसकी चेकलिस्ट प्रिपेयर करके उसको बताना है कि आपका सेफ्टी टास्क कैसा है। कोई मटेरियल हैंडलिंग कर रहा है तो मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग में उसको बताइए कि आपको क्या फ़ीचर्स देखने हैं सेफ्टी मैनेजमेंट के। अगर कोई वेल्डिंग कर रहा है तो आपने उसको पीपीस तो दे दिए हैं, बट सेफ़ वर्किंग मेथड क्या है वो आप उसको बताइए। ये आपका होता है मॉनिटरिंग साइट एक्टिविटी। एंड फिफ्थ आता है टीच देम सेफ़ वर्किंग मेथड, जो अभी हमने डिस्कस किया। उनको क्या बताइए आप, सेफ़ वर्किंग मेथड बताइए। बहुत सारे सुपरवाइजर से गलती कर लेते, वो फाइंड तो कर लेते हैं हैज़ार्ड सारी चीज़ें, लेकिन उनके इधर एक्सीडेंट फिर भी होता है। क्यों? क्योंकि वो सेफ वर्किंग मेथड नहीं बता पाते अपने वर्कर्स को। वर्कर्स के अंदर और उनके अंदर क्या होता है, जो कनेक्शन है वो बहुत दूर ही चले जाता है, क्योंकि वो सेफ वर्किंग मेथड नहीं बताते। हर वर्कर को अपना काम पता होता है, याद रखिए। हर वर्कर हमारे से पहले काम करता है, हमारे से पहले, लाइक वो 15 साल से होगा, कोई 10 साल से होगा, कोई 5 साल से होगा। हम नए गए हैं, वो नए नहीं है साइट के ऊपर। उन्हें सिविल का पूरा स्ट्रक्चर पता होता है, काम कैसे करना, उन्हें केमिकल का पूरा काम पता होता है, तब जाके वो काम कर रहे हैं। बट हम क्या करते हैं, हमें 2 या 3 दिन होते हैं, हम उनको पीपी पहन लीजिए, ये कर लीजिए, वो सारी चीज़ें उनके लिए बर्डन बन जाते हैं। तो आपको उनको सेफ वर्किंग मेथड बताना है, राइट। थर्ड आता है हमारे पास फाइंड वर्क प्लेस हैज़ार्ड विद डॉक्यूमेंटेशन। आपको आपके वर्क प्लेस पे हर हैज़ार्ड को क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन के साथ करना है। अब ये क्या चीज़ है, सबसे पहले आती है आपकी फॉलो चेकलिस्ट। आपने इस तो सुना ही होगा कि चेकलिस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन ही एक ऐसा प्राणी है जो हमें साइट एक्टिविटी या साइट के ऊपर जो भी एक्सीडेंट होता है उससे बचा सकता है। चेकलिस्ट क्या है, आप हर काम करने से पहले हर काम को चेक को लिस्टेड कर रहे हो, कि लाइक अगर कोई व्हीकल निकल रहा है तो व्हीकल की चेकलिस्ट है आपके पास, उसका आपने जो भी आपका होगा, आपने उसको जो चेकलिस्ट प्रिपरेशन का जो फॉर्मूला वो आपने देख लिया। आप कोई केमिकल एमएसडीएस ले रहे हो, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, वो आपने चेक को लिस्ट कर लिया, हाँ ये चीज़ें इसमें है। आप अगर कोई मटेरियल अंदर ले रहे हो या फिर आउट कर रहे हो, वो चीज़ें आपने चेकलिस्ट ले लिया। कोई वर्कर अगर आया हुआ है, आपने देखा कि आप ये काम कर रहे हो वर्क प्लेस के ऊपर, लाइक वो कन्फाइंड स्पेस हो चाहे वर्किंग एट हाइट हो, आपने उसके अंदर चेकलिस्ट कर लिया कि इसके ऊपर क्या चीज़ है। कोई स्कैफोल्डिंग यूज़ कर रहा है, स्कैफोल्डिंग के अंदर आपने देख लिया कि क्या चेकलिस्ट है। अब आपने सारी चेकलिस्ट को जब वो फाइनलाइज़ कर लिया, उसको चेक को लिस्ट कर लिया, अब वो लिस्ट को आपको क्या करना है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस करना है। सेकंड जो हमारा टॉपिक है, यानी सेकंड हमारा जो पार्ट है, वो क्या करना है, हमारे को जॉब सेफ्टी एनालिसिस करना है। अब जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या है, हर वो काम जो आपने लिस्टेड किया है चेकलिस्ट में, उसके अंदर आपको हैज़ार्ड क्या लग रहा है जो आगे चल के हैज़ार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक हमने पढ़ा हुआ है कि हैज़ार्ड इज़ अ पोटेंशियल कंडीशन विच माइट बी कन्वर्टेड इनटू एन एक्सीडेंट। लाइक एक्सीडेंट या इवेंट में कन्वर्ट होने के लिए जो रोल प्ले करता है वो हैज़ार्ड है। तो आपको हैज़ार्ड को सबसे पहले क्या करना है, रिड्यूस कर देना है। उसके लिए आपको क्या करना है, जॉब की सेफ्टी की एनालिसिस करना है। लाइक अगर आपने जॉब सेफ्टी एनालिसिस हो गया तो आपका जो हीरा आपने बनाया, थर्ड जो हमारा है रिव्यू हीरा, हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क असेसमेंट। ये आपको रिस्क असेसमेंट को क्या करना है, रिव्यू लेना है, एक बार देखना है कि हमने हर वो चेकलिस्ट जो मैंने बनाया था और जो सेफ्टी एनालिसिस किया हूँ वो सारे के सारे टॉपिक्स एंड ऑन टिक है या नहीं है।
उसमें कोई अनटिक तो नहीं है, कोई छूट तो नहीं गया। अगर कोई छूट गया तो उसको एक बार देखो, रिव्यू करो उसका। अगर वो सारी चीज़ें हो जाती है आपका, उसके बाद आप क्या करो, फोर्थ, इशू कर दो सेफ्टी टास्क असेसमेंट, जिसको हम STA बोलते हैं। जो एक शीट होती है नॉर्मल से, वो आप अपने वर्कर्स को दीजिए, उसको दे दीजिए, हाँ भाई इसके अंदर हर चीज़ है, आपको खाली टिक एंड अनटिक करना है। ये चीज़ें हैज़ार्ड में है, ये चीज़ें हैज़ार्ड में नहीं है, ये चीज़ें आपको इमरजेंसी दे कर सकती है, जब ये फैटल इंजरी करेगा, नॉन फैटल करेगा, सारी चीज़ें आपने STA में डाल दी है। और वो सारे डॉक्यूमेंटेशन को लास्ट हमारे पास आता है चेक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन, लोटो, JSA एंड MSDS। मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, लोटो एंड ऑल आपको पता ही होगा, JSA वगैरह। तो हर वो डॉक्यूमेंटेशन जो आपके वर्क परमिट में काम आ सकती है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी काम कर रहे हो तो आपको लोटो काम आएगा, ठीक है। आप अगर कोई अदर ऐसा हैज़ार्डियस वर्क कर रहे हो तो आपको JSA काम आएगा। केमिकल हैंडलिंग कर रहे हो, केमिकल के साथ डील कर रहे हो, तो आपको MSDS के डॉक्यूमेंटेशन काम आएंगे। कहीं पे हाजोब काम आएगा, कहीं पे कोई हीरा काम आएगा आपको, कहीं पे JSA काम आएगा। लाइक हर जगह पर आपको क्या कर सकते हो, आप वर्क प्लेस के ऊपर जो भी हैज़ार्ड है, सारे के सारे हैज़ार्ड को आपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको फिल कर देना है, राइट। फोर्थ हमारे पास आता है रिपोर्ट एवरी टास्क यू डू एज ट्रेनी, राइट। हर वो काम जो आप अपने वर्क प्लेस पे कर रहे हो, हमने डॉक्यूमेंटेशन में प्रिपेयर करना सीख लिया, बट हर वो काम जो आपने डॉक्यूमेंटेशन में लियो, रिपोर्ट लियो, अब वो रिपोर्ट को आपको इन्हेंस कैसे करना है, रिपोर्ट का क्या यूज़ है हमारे वर्क प्लेस पे। बहुत सारे सुपरवाइजर्स बोलते हैं सर हमने उसको, और STA मेरे पास है, हमारे पास JSA है, हमारे पास है, बट ना सेफ्टी ना जैसे 1.5 साल 2 साल पहले थी वैसे आज भी है। तो वो इसलिए है क्यों, हमने उसको रिव्यू नहीं किया, हर वो काम का रिपोर्ट नहीं लिया। अब उसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है, आपको क्या करना है रिव्यू रिपोर्ट में, ऑन साइट इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग लाइक हर वो विजिटर या हर वो न्यू वर्कर, हर वो न्यू जॉइनी जो आपके वर्क प्लेस पे आ रहा है, आपको उसको इंडक्शन देना है, इंट्रोड्यूस करवाना है आपके वर्क प्लेस से। आपकी वर्क प्लेस पे बहुत सारे ऐसे जोन्स होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन में आप जाएंगे, केमिकल्स में आप जाएंगे, जो नॉन ऑथराइज होता है, ठीक है, नॉन विजिटर होता है, विजिट नहीं कर सकते आप उन चीज़ों के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर जाना ही सख्त मना है, ऑथोराइज पर्सन ओनली लिखा होता है आपको। तो सारी चीज़ें आपके वर्क प्लेस पे आपको बताना है, हम इस टाइप की चीज़ों से डील करते हैं, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, इन चीज़ों को विदाउट परमिशन आपको टच नहीं करना है, यहाँ पर अनऑथोराइज आपको एंट्री नहीं करनी है। सारी चीज़ें आप इंडक्शन ट्रेनिंग ऑन साइट में डाल दो। इससे होगा क्या, हर न्यू बंदा, न्यू जॉइनी आपकी वर्क प्लेस को फर्स्ट डे ही बहुत चीज़ें जान जाएगा, जो उसको 10-12 महीने 10-12 दिन के रहने के बाद समझ आनी चाहिए थी, आपको उसको फर्स्ट डे ही बता देनी है। सेकंड हमको करना है एनहांस एंड इम्प्लीमेंट सेफ्टी फीचर्स। अब आपने जो पुराने रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन को रिपोर्ट किए हो, अब उसके अंदर आपको इन्हांस करना है, आपको उसके अंदर आगे बढ़ना है और इम्प्लीमेंट करना है। आप उसको क्या कर सकते हो, क्या नया तरीका है आपके लिए उसको इन्वॉल्वमेंट लाने का, पर्सनल को एंड सेफ्टी को। सेफ्टी लोग कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। पर्सन अगर आपके काम कर रहे वर्कर्स आपके हैं, आपके साथ में आपकी बात भी सुन रहे, बट उनके अंदर आज भी ये, आप जो वर्क प्लेस पे जा रहे हो तब वो हेलमेट पहन रहे हैं, तो आपका कोई काम नहीं होने वाला इतना। एंड थर्ड आपके पास जो आता है प्रोवाइड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड पर्सनल। आपको क्या करना है, सेफ्टी ट्रेनिंग देना है आपके पर्सनल को। अब सेफ्टी ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें आती है, हम डेली TBT तो दे रहे सर, लेकिन ट्रेनिंग देने का क्या मतलब है, तो ट्रेनिंग एक अदर पार्ट है। इससे क्या होता है, सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़्यादा ग्रो होता है और 10 टाइम्स क्या कर सकते हैं, वो आगे इंक्रीज़ कर सकते हैं। TBT में क्या होता है, काम करने से पहले आप उनको खड़े किए हो, वो थके हुए हैं, उनका माइंड सेट अप काम करना है, तो इनकी बात तो सुनना बहुत ज़रूरी है, उनको ऐसा लगता है। बट आपने डे 1 ही क्या किया हो, एक एक महीना लिया, एक महीने में एक दिन पिक कर लिया, लाइक 5 या 10 या फिर आपने 15 को एक डेट पिक करो, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन ले लो, सर इस दिन मुझे ये टाइप की ट्रेनिंग देना है, 1 आवर की या हाफ एन आवर की। उसके अंदर अच्छे से प्रेजेंटेशन आप पावर पॉइंट में ले लो, प्रेजेंटेशन करने के बाद उसको आप पर्सनल को बुलाओ और 10 to 15 मिनट्स तक का उनको ब्रेक दो। चाहे आपको जो भी देना है, आपको टी स्नैक्स देना है या कुछ प्रोवाइड करना है, अगर मैनेजमेंट की तरफ से होता है, वो होने के बाद उनको फिर समझाओ प्रेजेंटेशन में। एक वैल्यू ऐड होता है इन सारी चीज़ों से, राइट। फोर्थ हमारे पास आता है हेल्प इन इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। अब रिपोर्ट आप हर चीज़ कर रहे हो तो राइट, जाहिर सी बात है आपका सर रिपोर्ट ऑडिट तो होगी, कभी ना कभी इंस्पेक्शंस तो आएगा। तो आपकी जो इंटरनल ऑडिट होती है उसमें आपको हेल्प करना आना चाहिए कि सर हाँ मैं पहले ऐसा करता था, मेरे से पहले ये पर्सन था जो वो चला गया था, उसने मुझे हैंड ओवर किए थे, उनके बाद मैंने सारी साइट को संभाला, मेरी साइट के अंदर एक्टिविटी पहले नहीं होती थी, ये ऐड हुई है, इसके अंदर हमने ये सेफ्टी प्रिकॉशन लिए हैं, वो ये चीज़ें दी हुई है। सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए आपके वर्क प्लेस को लेके।
वरना बहुत सारे लोग क्या करते हैं एज अ सेफ्टी सुपरवाइज़र, बोलते सर हमें तो पता ही नहीं, मैं तो अभी नया नया आया हूँ। तो आपको सीखना है, भले आपको 1 महीना हुआ है चाहे 2 महीना हुआ, आपको सीखना है उन चीज़ों को लेके। ये तो क्वालिटी सेफ्टी सुपरवाइजर्स की। टेक्निकल स्किल्स का मतलब ये सारी चीज़ें होती है। एंड फिफ्थ आता है कीप अपडेटेड न्यू रूल एंड रेगुलेशन। आपको आपकी कंपनी से लेके गवर्नमेंट तक हर चीज़ों की जो रेगुलेशंस आ रही है, न्यू गाइडलाइन आ रही है, लाइक अभी पेंडेमिक जैसे सिचुएशन में तो बहुत सारी आ रही है, कोविड्स की आ रही है, आपको लॉकडाउन की आ रही है, अनलॉक की आ रही है, राइट। तो आपको हर गाइडलाइन के लिए क्या करना है, लेबर्स की आ रही कट वगैरह कितना करना है, 50% पे रखना है लेबर को या फिर 30% पे रखना है। ट्रैवलर की ट्रैवल की आ रही है कि आपको कैसे ट्रैवल करना है, ट्रेन जर्नी की आ रही है, रोड जर्नी की आ रही है, एयर जर्नी की आ रही है। हर आपको रूल एंड रेगुलेशन से क्या करना है, अपडेटेड रहना है। ओके। सेकंड आता है हमारा सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल क्या है? सॉफ्ट स्किल तो अब हम सॉफ्ट स्किल में डिस्कस करेंगे गुड कम्युनिकेशन, सेकंड आएगा आपका लीडरशिप क्वालिटी, एंड थर्ड आएगा आपका रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। सबसे पहली चीज़ आती है गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन के अंदर हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है लैंग्वेज से, और इंटरनेशनल लैंग्वेज मार्केट में आज जो डिमांड है वो है इंग्लिश की। आपको इंग्लिश एटलीस्ट लिखने, बोलने और समझ में आना बहुत ज़रूरी है, लाइक लिसनिंग। आपको ये सारी चीज़ों में इंग्लिश का इतना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि आपका नेशनल क्लाइंट हो या इंटरनेशनल क्लाइंट हो, आपका मेलिंग, आपकी स्क्रिप्ट, आपकी बातें, इवन आपके परमिट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आपका रीजनल लैंग्वेज में नहीं होता है, वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। इवन आपकी बुक्स भी अगर आप रेफ़र करोगे तो मोस्ट ऑफ जो बुक्स निकली हुई है लाइक आयोश, निबॉश, ओशा, ISO, इंटरनेशनल जितनी भी स्टैंडर्ड है, सारी आपकी इंग्लिश बेस्ड है। अब वो सारी इंग्लिश बेस्ड आपको क्या करना है, उसके लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है। आपको एटलीस्ट वो सारी चीज़ें आनी चाहिए जो आपको लिख सको, आप पढ़ सको और आप बात कर सको, आपकी बातें मतलब समझा सको। सेकंड आपका आता है रीजनल लैंग्वेज। मैंने इसलिए डाला है रीजनल लैंग्वेज, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंग्लिश के बाद अगर कोई लैंग्वेज अगर मैं मान सकता हूँ तो आपकी स्टेट की या फिर आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो है आपका रीजनल लैंग्वेज। इसलिए आप ऐसी सिचुएशन में गए या फिर ऐसी सिटी में गए जहाँ पर उन्हें इंग्लिश नहीं आती, लेबर्स को ना किसी को, वो इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं। अब उन्हें सिर्फ रीजनल लैंग्वेज आती है, आप उनसे क्या बात करोगे? आप अपर मैनेजमेंट को तो संभाल लोगे, आपके अपलाइन को, डाउनलाइन को आप कैसे संभालोगे? आपको तो उनसे काम करवाना है ना, तब जाके आपका परमिट होगा, तब आपका जैसे होगा, तब आपका हीरा बनेगा, तब आपका सारी चीज़ें काम ख़त्म होने का घर जाओगे। जब वो काम ही नहीं करेंगे क्योंकि आपने उनको काम नहीं समझाया है, TBT नहीं ढंग से दिया हुआ है, तो काम क्या करेंगे? उनके काम करने के लिए आपको रीजनल लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बहुत मोस्ट ऑफ कंपनी डिमांड करती है बेसिक इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, बट रीजनल लैंग्वेज इज़ मस्ट, कंपलसरी है रीजनल लैंग्वेज। अब हमारे इधर इतने सारे स्टेट्स है, हर स्टेट्स के अंदर क्या होना चाहिए, आपका एक अलग अलग सिंगल पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज है। तो इसीलिए वहाँ का क्या करते हैं, लोकल कंपनी लोकल कैंडिडेट डिज़ायर करती है कि अगर हमें लोकल कैंडिडेट मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी, वो अपने लोगों से बात कर पाएगा, और उनको है, उन्हें ऐसा लगता है वो इनडायरेक्टली उनके कल्चर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है स्पीक पोलाइटली विद एवरीवन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, बात तो करते हैं बट उन्हें एक अलग ही एग्रेशन में बात करते हैं, एक वॉइस कमांड उनका बहुत अलग होता है। तो आपको पोलाइटली बात करना है, हर एक से धीमे आवाज़ में एक अच्छे तरीके से बात करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। एक ह्यूमन नेचर होता है हमारा, हम कैसे सबसे, जैसे एज अ मुस्लिम हम सलाम सलाम करते हैं, लोगों से खैर खैरियत पूछते हैं, कोई अगर वो है तो संस्कृति जो हमारी है, तो सारी संस्कृति आपको एटली पोलाइटली बात करना है हर एक से, चाहे वो वर्कर हो, चाहे सीनियर मैनेजमेंट हो, चाहे जूनियर हो, चाहे न्यू ज्वाइनी हो, चाहे बहुत पुराना हो, चाहे वुमन हो या मैन हो, हर एक से आपको क्या करना है, बहुत अच्छे और सही तरीके से बात करना है। फोर्थ आता है आपके पास ये क्वालिटी होना ही चाहिए, आप कन्विंस कर सको या हैंडल कर सको आपके क्लाइंट को। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, याद रखिए। कम्युनिकेशन ना यहाँ पे आके टूट जाता है। बहुत सारे सुपरवाइजर या ऑफिसर्स जो होते हैं वो ये बोलते हैं, हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड सर्कल है ऐसे, जो हम बोलते हैं कि सर हम कम्युनिकेशन तो करते हैं, हमें इंग्लिश आती है, हमें रीजनल लैंग्वेज आती है, मैं बहुत अच्छे से बात भी करता हूँ, बट क्लाइंट से मत बात करने दीजिए। क्लाइंट का जो सेफ्टी ऑफिसर होता है या सेफ्टी पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा सवाल करता है और बहुत सताता है, ये बहुत सारी चीज़ें आती है, ये मेजर प्रॉब्लम है। तो आप क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि उनसे आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है।
अगर आप 3-4 महीने बाद एक बार मेल करोगे या 2 से 3 महीने बाद जब बात करोगे, यानी क्वार्टरली रिपोर्ट जा रही है आपकी, एचएससी मीटिंग में नहीं बैठ रहा, आप उनसे कोऑर्डिनेशन ही नहीं, आपको पता ही नहीं आपका क्लाइंट का मैनेजमेंट कौन है, एचएससी पर्सन कौन है, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? वो एक दिन आएगा तब तो आपसे पूछेगा सारे क्वेश्चंस, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उसके ऊपर भी, वो तो आप पे बहुत बहुत सारी चीज़ें पूछना चाहिए था, फिर भी वो बेसिक क्वेश्चंस पूछता, आप कहाँ थे, कैसे थे, आपकी रिपोर्ट बताइए, सारी चीज़ें नहीं करोगे तो आपको पूछना, जवाब देना आंसरेबल आप हो, आप सुपर, आप रिस्पॉन्सिबल हो साइट के। तो आपको कन्विंस करना आना चाहिए, और ये मेजर क्वालिटी होती है, याद रखना। हर कॉन्ट्रैक्टर हो या जो आपका क्लाइंट हो, डायरेक्ट क्लाइंट हो, जो अगर आप सेकंड पार्टी पेरोल पे काम कर रहे हो, ये सबके अंदर होना होता है कि आप ना हैंडल कर सको क्लाइंट को, बस बाकी हर चीज़ हम देख लेंगे। क्योंकि अगर आप हैंडल कर सकते हो तो आपको सब पता है कि भाई क्लाइंट क्या क्या गाइडलाइन दे रहा है, उसके हिसाब से तो काम करना है। बट आप लोग क्या करते हो, दूरी हो जाती है। सेफ्टी सुपरवाइज़र एंड ऑफिसर्स क्या करते हैं, क्लाइंट से दूर रहते हैं, बोले हमें हमसे क्लाइंट से बात मत कराओ। तो आपको याद रखिए, बहुत मेजर क्वालिटी, आपको कन्विंस करना आना चाहिए और हैंडल करना आना चाहिए आपके क्लाइंट को। फिफ्थ हम आता है, डिस्कस करना है एवरीथिंग इन एचएससी मीटिंग। आपकी जो वीकली एचएससी मीटिंग होती है, मंथली एचएससी मीटिंग होती है, जब भी आपकी मीटिंग आपकी कंडक्ट करवाते हो आप, उस मीटिंग में आपको हर वो चीज़ आपको अच्छी लगी या बुरी लगी या लास्ट टाइम क्या एक्सीडेंट हुआ, अपने रिपोर्टेबल एक्सीडेंट किए होगे, वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करो। आपको क्या लगता है कि उस टाइम पर क्या चीज़ों सेफ्टी फीचर्स को इन्हांस करना चाहिए, क्या सेफ्टी फीचर डालना चाहिए आपके वर्क प्लेस पर, वो सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, आपकी सेफ्टी मीटिंग में बोल सकते हो। देन आता है लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी आपने बहुत सुना होगा, सॉफ्ट स्किल में क्यों आ रही है, राइट। तो लीडरशिप क्वालिटी एज अ वर्क प्लेस पे एक अलग ही नज़रिए से आपको दिखाता है। हर पर्सन अब जब वर्क प्लेस पे जाता है तो कोई एजुकेटेड होता है, कोई अनएजुकेटेड होता है। अनएजुकेटेड दैट मीन्स 12th पास आउट होता है, कोई ग्रेजुएट भी होता है हमारी फील्ड में, कोई तो मास्टर्स करके इंजीनियरिंग करके जाता है। बट लीडरशिप क्वालिटी आना बहुत ज़रूरी होता है। एज अ लीडर हर कोई नहीं सोच पाता। सबसे पहले इसमें क्या आता है, मैनेज एवरीथिंग इन वर्क प्लेस। अब आप बोलोगे हमें तो हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ सर, बाकी चीज़ों से हमें लेना देना नहीं है, राइट। ये मेजर क्वेश्चंस होता है और ये मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन होता है वर्क प्लेस पे, कि मैं हर चीज़ को मैनेज क्यों करूँ, मुझे सैलरी तो इतना ही मिल रहा है, मेरा तो इतना ही काम होना चाहिए, इससे ज़्यादा क्यों मिल रहा है। लीडर कभी ऐसा नहीं सोचता। ये अंदर होना चाहिए आपके। आप लीडरशिप क्वालिटी मैनेज करना है आपको, हर वो काम, हर वो चीज़ जो आप अपनी वर्क प्लेस पे कर सकते हो, या फिर हर एक्टिविटी आपके अंदर थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। आप इन्वॉल्व हो जाओ उन चीज़ों में, और उसका रिवार्ड एक ना एक दिन देखो बहुत अच्छा मिलेगा, राइट। लोग ये दूरी रहते हैं, इसीलिए आपको क्या करना है, मैनेज करना है, हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट करो। सेफ्टी फीचर्स से लेके, मैनेजमेंट में नहीं बोल रहा हूँ मैं, सेफ्टी फीचर्स से लेके आपको हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व करना है। हाँ बताइए क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे से पूछे बगैर आपने काम कैसे किया, आपके पास परमिशन था क्या, किसने परमिट इशू किया, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सेकेंड होना चाहिए गुड एंड क्विक लर्नर। देखो बहुत सारे लोग ना गुड लर्नर तो ज़रूर होते हैं, लेकिन क्विक लर्नर नहीं होते हैं। क्विक लर्नर इन द सेंस, जो काम आपने 1.5 महीना 2 महीने में सीखना चाहिए था, उसके लिए आपने 4-5 महीना लगा दिया। जो काम आपने वीक में सीखना चाहिए था, वो आपने महीना 1.5 महीना लगा दिया। ये चीज़ें होती है। तो क्विक लर्नर होना चाहिए, यानी 1 से 2 बार बस, इससे ज़्यादा नहीं। एक बार आपको कोई चीज़ समझे, वो चीज़ नहीं हो पाई, तो सेकंड टाइम आपको समझ आ जाना चाहिए। बट अगेन एंड अगेन अगर क्लाइंट वाला रिपीट कर रहा है, आपको बता कर गया, आप ये क्यों नहीं कर रहे हो, आप इसको इन्वॉल्व क्यों नहीं करवा रहे हो, आप इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, आप इसके ऊपर डॉक्यूमेंट क्यों नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, राइट। थर्ड आपके पास आता है रिपोर्ट एंड रिव्यू। हर काम आप क्या करो पता है, डॉक्यूमेंटेशन में प्रिपेयर होकर उसकी रिपोर्ट करो आपके सीनियर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, इवन आपकी खुद की कंपनी अगर आप थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर पे हो, और अगर आपका क्लाइंट है उसको भी, और उसका रिव्यू लो कि सर इसमें कोई चीज़ है क्या। हम क्या करते हैं पता है, हमारी मेजर प्रॉब्लम क्या है, हम ना हमारी रिपोर्ट करके बस हाथ उठा लेते हैं, अब उसके अंदर रिव्यू नहीं करते, सर इसमें कोई गलती तो नहीं है, सर इसके अंदर कुछ चीज़ छूटी तो नहीं मेरे से, सर ये सारी चीज़ें तो नहीं हुई। और यही आगे चल के आपको प्रॉब्लम फेस कराते। फिर आप बोलते हो सर हमारा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, फिर सर बोलते हो सर हमारा पोजीशन नहीं बढ़ रहा। कैसे बढ़ेगा जब आप अपने ऊपर रिव्यू नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि हर एक का काम बहुत अच्छा होता है या फिर 100% अश्योर है। हमारे से भी गलती होती थी, हमारे सीनियर से हम पूछते थे सर इसमें क्या गलत है क्या सही है, वो हमें बताते थे, एक अच्छी गाइडलाइन बताते थे, देखो आपने ये चीज़ें बहुत अच्छी की हुई है, ऐसे ऐसे अप्रिशिएट करते हैं हम चीज़ों को, बट ये चीज़ें भी सीख लो, देखो ये चीज़ें ऐसी थी, ये चीज़ें ये है। तब जाके हम क्या कि एक पोजीशन पकड़ के बैठते हैं मार्केट में। और मोड पोजीशन आपको बनानी है तो आप अपने आप पे रिव्यू कीजिए, आपके रिपोर्ट पे रिव्यू कीजिए कि मैंने कोई चीज़ छोड़ा तो नहीं है, राइट।
फोर्थ जो आता है हमारे पास, आपकी जो वॉइस है या फिर आपकी जो वर्ड्स है, आपका जो ट्यून में बात करने का, वो कमांड, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट तीनों में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर आप वर्क प्लेस से जा रहे हो, आपके पास मल्टीपल्स है, आपने फोरमैन बना दिया किसी को, तो आप कमांड दोगे, ऑर्डर दोगे, रिक्वेस्ट करोगे कि भाई थोड़ी देर के लिए रुक जा, मैं जा रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, आपको उस टाइम ऑर्डर देना है। कुछ चीज़ें आती है, ये कमांड आया, डायरेक्शन आया हुआ है, हमारी गाइडलाइन आई हुई है कंपनी की तरफ से, आपको एक्सेप्ट करना ही है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। ठीक है। कई जगह पे आपको रिक्वेस्ट करना होता है कि काम बंद कर दो, काम करो, या फिर कोई और चीज़ों के लिए भी होता है, सिनेरियो अलग अलग हो सकते हैं, बट आप रिक्वेस्ट भी करते हो। तो आपकी जो वॉइस होनी चाहिए एज ए लीडर की, तीनों में ढलने वाली होनी चाहिए। बहुत सारे लीडर का एग्रेशन जो होता है या फेस जो होता है या उनकी पर्सनैलिटी जो होती है, वो हमेशा ऑर्डर देने वाली होती है और लोग पसंद नहीं करते उसको। एम्प्लॉयर के अंदर, क्लाइंट के अंदर बहुत सारी है, सेफ्टी सुपरवाइज़र ऑफिसर में भी बोलूँ मैं तो गलत नहीं होगा कि हर एक के अंदर जो क्वालिटी होती है वो सिर्फ ऑर्डर देने वाली होती है कि मैं तो बस ऑर्डर दूंगा। तो ये ऐसा नहीं है, आपको हमेशा फ्लेक्सिबल रहना है इन चीज़ों को लेके। और फिफ्थ आता है आपका, आपके वर्क प्लेस पे एज अ लीडर अगर आप हो, सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव, आपको ज़ीरो LTI को मेंटेन करना। लॉस्ट टाइम इंजरी जो आपके वर्क प्लेस पे है, उसको जितना हद तक हो सके उतना ज़ीरो तक मेंटेन करके रखिए, तो आप सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। देन हमारे पास टॉपिक आता है रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। क्या है रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस? फर्स्ट आपके पास है मैनेज मल्टीपल साइट। ये तो एक चैलेंज हो गया। अब आप बहुत सारे लोग नीचे डाउन में कमेंट करेंगे कि एक सुपरवाइजर से आप कितना काम करा लोगे सर, राइट? तो आपके पास मल्टीपल साइट अगर आपको मिल रही है, अगर और अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो एक चैलेंज है आपके लिए स्टार्टिंग करियर के अंदर। अगर आप स्टार्ट के 5 साल के जोन में हो, लर्नर फेस होता है ये जॉब का, तो अगर आप उसमें हो तो आप ना प्लीज़ ये सारी चीज़ों को ना अवॉइड कीजिए कि निगेटिविटी लाती है और आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। कि भाई आपको मल्टीपल साइड मिल रहा है, आपको ये ना एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप ना बढ़कर जाइए आगे, एक अच्छी पोजीशन बनाइए। आप अपनी पोजीशन बनाने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। तो जब आपको मल्टीपल साइड, एक से दो साइड मिल रही है, तीसरी साइड मिल रही है, तो आप खुश हुई, हाँ ठीक है सर मैं काम करूँगा, बट इसको मैनेज करने के लिए मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है कि आपको किस दिन कब जाना है, अल्टरनेट डेज जाना है, या एक दिन में 2 विज़िट करना है। बहुत दूर होगा तो आप उसके लिए अलाउंस मांग सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको कंपनी देगी कब? जब आप हर चीज़ के लिए रेडी हो, आप काम करने के लिए तैयार हो, और आपका क्लाइंट या सुपरवाइज़र इतना आँख बंद करके आप पे भरोसा कर सकता है कि इसके लिए मैं डिसीजन ले सकता हूँ, ये एग्री हो जाएगा मेरी बात को, इस लेवल तक का। ठीक है। सेकंड जो आता है हैंडल वर्कलोड एंड बर्डन। ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने ही हर चीज़ करनी है। 12 to 15,000 की रेंज में अगर आप काम कर रहे हो, या फिर सिर्फ बिलो 20 है, तो आपको हर चीज़ एक्सेप्ट करने लाइक चैलेंजेस है आपके लिए कि आपको अगर वर्कलोड दिया भी जा रहा है, कुछ कुछ एम्प्लॉयर है ना स्टार्ट में देते, याद रखिए, बर्डन आता ही है स्टार्टिंग के कुछ 1 से 2 महीने तक। आपको बोलेगा मल्टीपल वर्क कर सकता है क्या, फ्लेक्सिबल है क्या इन कामों को लेके, ये वर्कलोड है, मुझे बार बार शिकायत तो नहीं कर रहा, मुझे बार बार कंप्लेंट्स तो नहीं आ रही है इसकी, तो या ये चीज़ ऐसी है, उसका फेस क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशंस क्या है, ठीक है, उसका जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस तो नहीं आ रहे, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व होती है आपकी। अगर आपको वर्कलोड आ रहा है थोड़ा सा, तो थोड़ा मैनेज कीजिए उसको। अगर बहुत ज़्यादा है तो आप कंपनी को बोल सकते हो, उसके अंदर भी ऐसा है हायरार्की, ऐसा नहीं आप डायरेक्ट बोल दो, डायरेक्ट चले जाओ आपके मैनेजमेंट के थ्रू। आप डायरेक्ट एक डाउन लेवल पे बोलिए, हाँ मैम ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, आपका HR होता है, HR से पहले आपका अगर मैं HR मैनेजर वगैरह है तो आप मैनेजर को बोलिए, HSC पर्सन हो सकता है सीनियर आपका, उसको बोल सकते हो आप, राइट? तो ये चीज़ें होती है वर्कलोड को हैंडल करने की। थर्ड आपके पास है सिचुएशन हैंडलर। ये बहुत बड़ा है। सिचुएशन हैंडलर हर कोई नहीं होता। इमरजेंसी जब होती है तो मैं बता सकता हूँ कि 70% ऐसे पीपल होते हैं जो मोस्ट 5-10 साल एक्सपीरियंस उनके बावजूद भी घबरा जाते हैं, सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा अगर झगड़ा होता है, अगर एक आम ऐसा आदमी है, ऐसा ऐसा पर्सन है जो जिसको समझ ही नहीं आता कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, या झगड़ा हो रहा है उसने कभी देखा ही नहीं है, तो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएगा। कंस्ट्रक्शन एक ऐसी फील्ड होती है जहाँ पर हर नए दिन नया पंगा होता है, तो सारी सिचुएशन को आपको हैंडल करने आना चाहिए। कभी आपका पुलिस कंप्लेंट आती है, लोग बोलेंगे आपके इधर पे नॉइज़ बहुत हो रहा है, मुझे नेबर ने आपका कंप्लेंट किया, ऐसा किया हुआ है। अब भाई रात में तो कोई होता नहीं, नाइट शिफ्ट सुपरवाइजर ऑफिसर को बेसिक होता है, आप नहीं जाना, आपकी सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव हो, आप उसको जो आपने इंट्रोड्यूस करो, ID दिखाओ। पुलिसमैन अगर आते हैं तो उनसे बात कीजिए, जी सर आपको कैसा कैसा, हमें 3 डेसिबल यूनिट का परमिशन मिला हुआ, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो ये इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेगा। बहुत सारी चीज़ें होती है। कभी वर्कर के बीच में झगड़ा हो जाता है,
आपको उसको हैंडल करने आना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है सुपरवाइज़र लेट पेमेंट या फिर सैलरी को लेके कोई ना कोई बैठ जाता है, मुझे नहीं काम करना है, मुझे ऐसी चीज़ करनी है, तो उन चीज़ों को आपको समझना है। तो हर सिचुएशन को लेके आप क्या करो, चैलेंज ये सारी चीज़ें आपको कि सिचुएशन को आपको अपने वर्क प्लेस में हैंडल करना है। फोर्थ जो हमारे पास है, रेडी टू वर्क ओवर टाइम, हमेशा रेडी रहना है। अगर आप मीटिंग में बैठे हो या कोई कहीं पे काम करो, किसी ने बोला कि यार आज 5 बजे आपका वक्त टाइम ख़त्म हो रहा है, आपको 7 बजे तक रुकना पड़ेगा, रेडी रहो। ठीक है सर, आज के दिन की बात है ना, ठीक है आज रह जाएंगे, कोई मसला नहीं है, आपका हमारा काम तो हो जाए पहले। आपको फेस के ऊपर भी एक्सप्रेस नहीं करना है कि आप अंदर से दुखी हो, भले से आप बहुत दुखी हो या फिर आपको कहीं जाना है, सारी चीज़ें। हाँ, अगर इमरजेंसी है तो नो डाउट आप उन बोल कर जा सकते हो, बट अगर कभी कभार ऐसा ओवर टाइम मिल रहा है, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी है, तो आप ना अपनी गुडविल बनाइए, आपकी एक इमेज बनाइए, ताकि क्लाइंट या कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको छोड़ने से पहले 10 बार सोचे। वर्कर का ये इंक्रीमेंट इसलिए नहीं होता है, फिर वो पोजीशन क्यों नहीं बना पाते, कि कंपनी चाहती है कि ये पर्सन निकले, ये पर्सन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो एक्सप्रेशन, जो टाइम से बिहेवियर थे आपके कुछ लास्ट 5 to 7 मंथ्स में आपका परफॉर्मेंस था, वो इतना डाउन था कि वो खुद नहीं चाहते कि आप उनकी कंपनी में रहिए। बट अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे ना, तो एक गुडविल बनता है और एक इमेज बनती है, जाने के बाद भी आपकी कंपनी बोलती है कि वो पर्सन जैसा अब तक हमें मिला नहीं। लास्ट जो होता है फिफ्थ हमारे लिए, वो है ऑलवेज़ फ्लेक्सिबल। आप हमेशा क्या रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए, हर इन्वायरमेंट में ढलने के लिए हमेशा इतना फ्लेक्सिबल रहिए। अगर आपको ओवर टाइम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, छुट्टी मिल रही है, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आया, हर चीज़ के लिए आप फेस कर सकते हो, क्योंकि हमारा क्या किस्मत, लक है हमारा। हर हर चीज़ के लिए क्या रही है, फ्लेक्सिबल रही है। थर्ड हमारे पास आती है जो स्किल, वो मेजर स्किल बहुत डिमांडिंग है, वो है हमारी आईटी स्किल। आईटी स्किल में हम डिस्कस करेंगे ब्राउज़ एंड इंटरनेट सर्फिंग, ठीक है। सेकंड आएगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, थर्ड आएगा हमारा ईमेल। अब ये आईटी स्किल जो है, ये इतनी डिमांडिंग क्यों है, हर सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव को ये आना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो आज निकल रहे हैं जितने भी न्यू कमर्स, वो सारों को ये चीज़ें नहीं आती है। इंटरनेट ब्राउज़ को उनको लगता है कि हमें यूट्यूब वगैरह चला ले, उनको इंटरनेट ब्राउज़ करना आना चाहिए। लाइक हम डिस्कस करते हैं कि ब्राउज़ और इंटरनेट सर्फिंग क्या होती है। सबसे पहली चीज़, आजकल हर कंपनी अपनी वेबसाइट या अपना एक सॉफ्टवेयर बना रही है, और बना चुकी है कई हद तक कंपनी, और उसमें ही अब रिपोर्टिंग हो रही है वर्चुअल। अब वो मैनुअली रिपोर्टिंग बहुत हद तक ख़त्म हो गई है, राइट। अब आपको सिर्फ आता ही है गूगल पे जाना, ये सारी चीज़ें करना, तो आपको आपकी कंपनी की वेबसाइट को एक्सेस करना, सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना, कहाँ पे क्या रिपोर्ट देना, कहाँ पे क्या अपलोड करना है, किधर शेयर करना है, सारी चीज़ें आपके वर्क आपको आनी चाहिए एक सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव को। सेकेंड आता है आपके पास गुड नॉलेज जी ड्राइव, यानी गूगल ड्राइव, वन ड्राइव एंड आउटलुक। अब ये क्या है, तो आपको आना चाहिए कि जो रिपोर्टिंग होती है, जो हमारी रिपोर्टिंग होती है, उनको हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं, हम उनको मल्टीपल लोगों को क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेशन करके भेज सकते हैं, ठीक है। आपकी रिपोर्टिंग हमेशा आपके ऑनलाइन होगी, आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं होगी। थर्ड आपको आना चाहिए पार्टिसिपेट कंपनी ट्रेनिंग एंड कैंपेन। हर कंपनी के अंदर आपको क्या करना है, ट्रेनिंग जितनी भी होती है उसमें पार्टिसिपेट करना है, कि आपकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी है, ये ट्रेनिंग कैसी है, कब होगी, कब ये चलने वाला है, ठीक है। आपका हमारे पास बहुत आते हैं वर्क इन्वायरमेंट थे हमारा, जैसे कल गया, राइट। तो उसके बाद हमारा फायर सेफ्टी वीक आता है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। नेशनल वीक आता है, और भी बहुत सारे ऐसे कैंपेन निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ों में आपको क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है आपकी कंपनी को लेके, और उनको इन्वॉल्वमेंट कराना है। फोर्थ जो हमारे पास है, आप जब भी कंपनी में काम करते हो, आपका कंपनी का नाम, नंबर एंड यूआरएल आपकी प्रोफाइल में भी मेंशन होना चाहिए, आपके आईडी में भी मेंशन होना चाहिए, आपके हर सोशल मीडिया अकाउंट में एटलीस्ट डाल कर रखिए ये सारी चीज़ें। देखो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप जिस कंपनी में काम करो उस कंपनी के बारे में बताने या फिर करवा मतलब बिलोंग कराने से शर्मा रहे हो, राइट। तो आपको अपनी कंपनी को बताना है, रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि आप उसके एम्प्लॉई हो, आपको बतानी है हाँ मैं ये फला कंपनी में मैं काम करती हूँ, XYZ कंपनी का मैं एम्प्लॉई हूँ। आपने उनको बताना है सारी चीज़ें। इससे कंपनी भी क्या करती है, आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करती है, नहीं ये बंदा बहुत जेन्युइन है, ये सारी चीज़ें हैं, और ये चीज़ों को सोचता है, इतनी छोटी छोटी चीज़ों को। आप हर वर्क प्लेस, हर आपके डेटा में होगा, आपके रेज्यूमे में होगा, आपको इसका ये सारी चीज़ों को मेंशन करना है। फिफ्थ आपके पास है कीप अपडेटेड विद गवर्नमेंट पॉलिसी। अब आप इंटरनेट ब्राउज तो कर रहे हो, आप सर्फिंग भी करना जानते हो, सारी चीज़ें, बट आपको क्या पता है
कि गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी निकाली है कंस्ट्रक्शन को लेके, एनबीसी जो नेशनल बिल्डिंग कोड है उसने क्या रिवाइज निकाला हुआ है, महाराष्ट्र में अगर जैसे आप हो या फिर आपको अदर स्टेट में हो तो उसकी क्या गाइडलाइन निकली हुई है, एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, अलग अलग सिनेरियो में क्या निकला हुआ है, हर चीज़ को लेके आपको क्या रहना है, अपडेटेड रहना है। ये इंटरनेट का मेन और सेफ़ यूज़ होता है। सेकंड आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यार ये बहुत ज़रूरी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आज की तारीख में हर छोटे से छोटे लेबर से लेके, मैं तो बोलता हूँ हर छोटे से छोटे लेबर को लेके टॉप टू बॉटम हर एक को आना चाहिए। क्यों? ये इतना रिक्वायर्ड है और इतना ज़रूरी हो गया है ना, हर पर्सन अपनी बात बोल ही नहीं सकता इनके बिना, अगर वर्चुअल बात करना है, वर्चुअल कम्युनिकेशन करना है। सबसे पहला MS वर्ड। हम जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो ये ऑफिस को आपको एडिट करना, उसमें क्या चीज़ डालनी है, क्या एडिट करना है, क्या रिमूव करना है, उसको चेक करना, कन्वर्ट करना, उसके अंदर इंक्रिप्शन डालना भी आना चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें सिर्फ क्लाइंट को बतानी है या हमारे सीनियर मैनेजमेंट को बतानी है। आप उसको वर्ड डॉक्यूमेंट में डाल दिए, वर्ड डॉक्यूमेंट में डाल के एडिट कर ले, चेक करके कन्वर्ट करके भेज दिए। न्यू जो सुपरवाइजर्स आते हैं ना, उनका ये सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है कि आपको आईटी स्किल में कुछ आता है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह चलाना आता है, वो सीधा बोलते हैं सर हमें तो ये चीज़ें नहीं आती, हमने तो कंप्यूटर लैपटॉप देखा नहीं है, हमने तो कंप्यूटर लैपटॉप देखा नहीं है। अब वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, टाइम टू टाइम उनको क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट कराती है। तब जाके आगे वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम फेस होते हैं, बर्डन होता है और स्ट्रेस आता है, यार हमें तो ये चीज़ क्यों नहीं सीखी। उन्हें लगता है कि MSCRT करने से ये सारी चीज़ें आती हैं। बेसिक है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपने कर चुका वेल एंड गुड, नहीं है तो भी दिक्कत नहीं, आप वो चीज़ें सीख सकते हो बेसिक। सेकंड आपके पास एक्सेल है। अब एक्सेल का मोस्टली जो यूज़ होता है वो चेकलिस्ट, अटेंडेंस, परमिट, रिपोर्ट, HSC एक्टिविटी, आप पे कोई अगर ट्रेनिंग करा रहे हो, आप कोई इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हो, ठीक है, वो सारी चीज़ों को जो कैलकुलेशन होता है उसके लिए आपको एक्सेल शीट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सेल शीट में एडिट करना आना चाहिए बेसिक, ठीक है, कि उसके अंदर कितने लोग थे, क्या थे, बेसिक कैलकुलेशन, फार्मूला वगैरह इतना कुछ नहीं होता, बट बेसिक आपको एक्सेल आना बहुत ज़रूरी है। थर्ड हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब ये भी एक चीज़ अलग है कि आपको प्रेजेंटेशन देना आना चाहिए एज ए सेफ्टी सुपरवाइज़र और ऑफिसर या रिप्रेजेंटेटिव। आप एक वर्क प्लेस पर काम कर रहे हो, आपसे सब एक एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये पर्सन हमें एक दिन ट्रेनिंग दे, एटलीस्ट मॉक ड्रिल दे दे, फायर के अंदर क्या करना है, कैसे करना है, एक्सटिंग्विशर कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या डिस्टेंस पे यूज़ करना है, क्या डिग्री पे यूज़ करना है, ठीक है। इमरजेंसी होने के बाद अगर कोई कैजुअलिटी को रिमूव करना है ऑन साइड या वर्क प्लेस से, तो उसको कैसे करना है, विजिटर को हमारी कैसे हेल्प करनी है, ठीक है, असेंबली पॉइंट तक कैसे पहुँचना है। ये बेसिक एक ट्रेनिंग का पार्ट बता दिया मैंने, मॉक ड्रिल। तो आपको उसको ट्रेनिंग को आपके क्लाइंट को देना है, किसी को भी देना है, तो पावर पॉइंट में आपको रिप्रेजेंट करने आना चाहिए, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पावर पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है। फोर्थ हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ये हमारी ऑफिशियल मेल को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, रिस्पांस देना आपको, हाँ सर मैं आया हूँ, नहीं आया हूँ, मैं कब जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, आपको हाफ डे चाहिए, आपका कोई इंसिडेंट रिपोर्टिंग हुआ तो आप डायरेक्ट कॉल तो नहीं कर सकते मैनेजमेंट डायरेक्टर या किसी को, तो आपको ये सारी चीज़ें आउटलुक के थ्रू आपका बिज़नेस अकाउंट दिया जाएगा, बिज़नेस मेल आईडी होगी। तो अगर आपका बेसिक मेल आईडी है तो आप अपनी मेल आईडी से ही करें, बट एक्सेस करने आना चाहिए आपको, राइट। फिफ्थ आपके पास है MS वन ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज एंड शेयरिंग। हाँ, जैसे हमने इसके पहले डिस्कस किया गूगल ड्राइव वगैरह, आपको क्लाउड वन या वन ड्राइव आपको आना चाहिए। सेम इधर पे वही से चीज़ है कि आपका क्लाउड स्टोरेज होता है, आपका पेन ड्राइव, मोबाइल, जैसे आपका किसी आपने बोला था कि सर मैंने आपकी रिपोर्टिंग बनाया हुआ पूरे 15 दिन की, बट वो मेरे लैपटॉप में, बट लैपटॉप डेड हो गया, मोबाइल की बैटरी नहीं है, मोबाइल ख़राब हो गया, टूट गया। तो आपने डेली बेसिस पे क्या करना है, आपकी जो एक्सेल शीट है उसके अंदर मेंटेन करना और अपडेट कर देना। अब वो हमेशा वन ड्राइव के ऊपर आपके क्लाउड स्टोरेज जो गूगल ड्राइव पे होगा। जब भी किसी ने आपको मांगा तो आप दूसरे अकाउंट या दूसरे मोबाइल से भी एक्सेस करके उसको डाउनलोड करके दे सकते हो, राइट। ये MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की चीज़ें आपके हमें एज ए सुपरवाइज़र हमें आना बहुत ज़रूरी है। देन आता है ईमेल। लास्ट जो हमारा पॉइंट जो हमने पिक किया था उसके अंदर ईमेल का मेजर पार्ट था। तो ईमेल में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है और क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, याद रखिए। आपको ईमेल का जो सब्जेक्ट है, यानी आप कंपोज करते हो या ड्राफ्ट करते हो मेल को, सब्जेक्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे सुपरवाइजर वर्कर्स के हमने मेल पढ़े हैं या फिर हमें मेल भी आता है, ठीक है, तो मैनेजमेंट ना समझ नहीं पाता ये मेल है किस चीज़ का, सब्जेक्ट ही क्लियर करता है उस चीज़ को। अब बहुत सारे वैकेंसीज़ अगर आती है, आप तो आप मेंशन ही नहीं करते, आप ऐसे लिखना चाहिए आपको कि अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ ये, राइट। फिर आपको अगर रेफरेंस है तो उसके अंदर अंडरस्कोर डाल के आप रेफरेंस दे दीजिए।
बट हम क्या करते हैं पता है, वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता, बस लीव डाल देते हैं। अब किस चीज़ की लीव, कितने तारीख से कितनी तारीख तक की लीव है, किस पर्सन की लीव है, वो सारी चीज़ें अगर आप छोटा सा एक अच्छे से सेंटेंस में मेकअप करके लिखोगे ना, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। क्लाइंट भी उसको पढ़ना पसंद करता है, एचआर भी उसको एंटरटेन करते हैं, वरना आपके मेल को तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो आप जब मेल लिखते हो तो ये सब याद रखिए, कंपोज बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई लिखता है डियर सर, जबकि वो मैडम है, आपको पता होना चाहिए डियर सर लिख रहे हो, डियर मैडम लिख रहे हो। कभी कभी आपने उसको एक प्रॉपर एक वे नहीं होता प्रोफेशनल। एक कंपनी में आप काम करते हो तो आज मैं तो बता रहा हूँ, ऑनलाइन आप सैकड़ों वेबसाइट ऐसी मिल जाएगी जिसके ऊपर आप जाओगे, ऐसा खाली एक टेम्पलेट्स डालोगे कि फला फला टॉपिक पे आपको टेम्पलेट से बहुत सारे आ जाएगा, कॉपी पेस्ट कर लो और उसके अंदर थोड़ा रिफ्रेम कर लो स्ट्रक्चर को, राइट। बट ये चीज़ें मेल करना आपको आना चाहिए। सेकंड आपके पास है रिपोर्टिंग। अब आप रिपोर्टिंग कैसे करोगे? इसके पहले अगर कंपनी, हमारे पास वेबसाइट है, कंपनी ने एक्सेस दिया ऑनलाइन का, तो हम उस पर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अगर उनके पास है, हमारी कंपनी का खुद का, कंपनी के अंदर एप्लीकेशन है, हम वो कर सकते हैं। बट ये चीज़ें नहीं है, कंपनी बेसिक यूज़ करती है, तो हमको सारी चीज़ें रिपोर्टिंग बाय मेल करनी है। अब जब मेल पे करोगे तो आपको मेल में अटैचमेंट करने आना चाहिए, आपकी कौन सी फ़ाइल है, कब पिक करना है, क्या करना है। इसीलिए गूगल ड्राइव का स्टोरेज वाला जो चीज़ है आपने एक बार कर लिया, अब वो जिसको भी आपने शेयर किया होगा आपके मैनेजमेंट को, सारी चीज़ें आपको उनको दिखती चली जाएगी। थर्ड आता है HSE परमिट, ट्रेनिंग, ऑडिट और रिमाइंडर। आप अपनी कंपनी के अंदर मेल क्या क्या कर सकते हो? कोई कंपनी के अंदर आपने ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई है, कोई इंटरनल ऑडिट्स आने वाला है, एक्सटर्नल ऑडिट आने वाला है, या कोई ऐसा रिमाइंडर है, कोई फंक्शन है, किसका कोई शादी है, या कोई इनविटेशन आपको किसी चीज़ का देना है, तो आप मेल के थ्रू क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। किसी का बर्थडे है तो आप क्या कर सकते हो, उसको अर्ली एक दिन पहले या उसी दिन आप क्या कर सकते हो, सबको शीशे में रख कर आपने उसको मेल कर लिया। एक अच्छा गुडविल बनता है, कंपनी के लोग जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी क्या होते हैं, खुश होते हैं। वैसे तो ये थोड़ा इसमें कुछ पार्ट जो है वो एम्प्लॉयर का भी है, बट एज अ सेफ्टी सुपरवाइज़र आपको इस चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है, आपको रिमाइंडर करवाने के लिए, राइट। फोर्थ जो है लिव एंड सिक। आपको अगर प्रॉब्लम है, आपको तकलीफ़ है, आपको कोई बीमार लग रहा हो, आपको अनवेल हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है मुझे इतनी 4 to 5 डेज़ की लीव चाहिए, कहीं जाना है, कोई इमरजेंसी हो गई, तो आपने व्हाट्सएप नहीं चलेगा, आपने कॉल करके किसी को बोला वो नहीं चलेगा, वर्बल कम्युनिकेशन करना ही नहीं। हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन जब हम करते हैं सेफ्टी सुपरवाइज़र, तो हम इन चीज़ों को भी डॉक्यूमेंट में प्रिपेयर कीजिए। आप मेल कीजिए, ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है, राइट। उसमें आपने हर चीज़ मेंशन कर दी है, सर आप किस लिए जा रहे हो, कब जाओगे, कब आओगे, रिज्यूम कब करोगे आपके वर्क प्लेस में, आप कब कर सकते हो, ठीक है, आप फिज़िकल अनफिट हो तो कैसे करोगे, हर चीज़ को उसमें डाल दीजिए। और आपका कॉन्टैक्ट पर्सन नंबर भी डाल दीजिए। अगर आप कोई आउट ऑफ स्टेट जा रहे हो, माइट भी हो सकता है आप ट्रैवल में हो, आपका मोबाइल डेड हो या फिर नंबर ना लगे, अल्टरनेट नंबर हमेशा डाल दीजिए ताकि आपसे कोऑर्डिनेट हो सके। बहुत सारे वर्कर ऐसे होते हैं जो गाँव चले जाते हैं सिर्फ मेल करके, बोलते हैं हमने सर मेल तो किया था, उसके बाद आने के बाद एक्सपेक्ट कर दे कि अब कंपनी हमें वापस से रख लेगी। मैंने तो बोल के गया था 15 दिन के बाद आऊँगा, 20 दिन के बाद आऊँगा, बट इन बिटवीन 20 to 15 डेज उसका कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था कंपनी के साथ, क्योंकि उसने अल्टरनेट नंबर नहीं दिया हुआ है। अब कंपनी आपके भरोसे तो नहीं बैठेगी, वो तो किसी और को हायर कर लेगी ना, उनका काम नहीं रुकना चाहिए। कि सारी प्रॉब्लम आती है तब फिर कंप्लेन होती है कि सर मैंने तो आपको किया था, मेरा रिटर्न डॉक्यूमेंट है। हर पर्सन को लगता है मैं अपनी जगह पे सही हूँ, राइट। फिफ्थ हमारे पास है आपको ग्रेवियंस मेल करना है। आपकी कोई भी शिकायत, आपको ऐसा लगता है कि मुझे मुझे दिक्कत है या फिर मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही है, या मुझे ये चीज़ नहीं करना है या फिर मुझे चीज़ करनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आपकी शिकायत को दर्ज कर सकते हो। फोर्थ हमारे पास है प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स। इसमें हम देखेंगे परमिट एंड चेकलिस्ट। प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई चीज़ क्लिक हुई, अबव जितनी भी हमने तीनों चीज़ें देखी है वो सारे टेक्निकल टर्म्स में थी। ये लास्ट के जो फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट है, ये हमारे कौन से पार्ट है, ये हमारे एडिशनल पार्ट है जो हमारे को एक वैल्यू एडिट करती है हमारी सेफ्टी फीचर्स में। अगर आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना आ रहा है लाइक परमिट एंड चेकलिस्ट एंड ऑल, तो आप एक अलग लेवल पे अपने आप को निखार के बताओगे और एक अलग लेवल पे आप जाते हो। बहुत रिक्वायरमेंट ऐसी होती है वैकेंसीज जब आती है कि आपको हीरा बनाने आना चाहिए, आपको ओशा का स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, आपको आईएसओ की ये चीज़ें पता होना चाहिए, या कंपनी अगर फूड इंडस्ट्री, केमिकल या फिर कोई ऑयल एंड गैस या किसी ऐसी चीज़ में डील करी स्पेसिफिक, तो वो एक आई एस कोड देता है, आईएसओ कोड। और उस आईएसओ कोड के अकॉर्डिंग आपसे कोई बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना आना चाहिए आपको सेफ्टी का। अगर आपको चीज़ आती है तो वो आपके अंदर एक वैल्यू ऐड करती है और आपको एक अलग लेवल पे क्या करती है, स्टेबल कराती है।
तो हम सबसे पहले देखते हैं उसमें क्या आता है, हायरार्की ऑफ परमिट। परमिट एंड चेकलिस्ट सबको पता होता है, बट परमिट का हायरार्की हर एक को नहीं पता होता। लाइक परमिट के अंदर अलग अलग, जैसे हमने पढ़ा हुआ हॉट एंड कोल्ड, बेसिक नॉर्मल यही होता है, ठीक है। बट मुझे एक बात बताइए, हर एक का हायरार्की अलग होता है। आप अगर इंडिया में कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन में अलग होता है, इशूअर से लेके रिसीवर तक अलग स्टेप्स है। कौन बहुत दूर से देता है, मैनेजमेंट से वाया मेल आता है, फिर फैक्स आता है, या फिर आपको निकालना पड़ता है, उसके बाद प्रिंट निकाल के रखिए। कोई बोलता है कि नहीं, हम अगर ये है क्या केमिकल या कोई ऐसा प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप पहले जाइए आपके पर्सन के पास, एरिया मैनेजर फिर आपको देगा। तो ये एक लेवल होता है, एक स्टेप्स होते हैं, वो हायरार्की के थ्रू आना पड़ता है। अगर कोई आप कंपनी गल्फ में काम कर रहे हो तो आपका चेकलिस्ट रखा रहता है, आप डायरेक्ट परमिट लो, परमिट आपका रखा हुआ होगा, आप उसके अंदर साइन सिग्नेचरी करो, जिसका भरना हो भरो और जाके सबमिट कर दो। तो आपको इशू से लेके रिसीव करने तक, रिसीव से लेके वापस आपको सबमिट करने तक, ये सारे स्टेप्स पता होना चाहिए कि भाई किस परमिट का कहाँ पे यूज़ होना है, कौन इशू करेगा। लोटो के जैसे स्पेशली अगर हम लोटो ले देखें, तो लोटो के अंदर आपको किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगी, कोई इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते सारी चीज़ें। अगर कोई काम कर रहा है कन्फाइंड स्पेस में, तो आपको कन्फाइंड स्पेस में मॉनिटरिंग वर्क कराना है, फायर का इवैक्यूएशन ड्रिल करवा के रखना है, इमरजेंसी मोड को स्टैंड बाय मोड पे रखना है। तो इस सारी चीज़ों को क्या करना है, आपके परमिट्स में आ जाता है कि आपको परमिट के हायरार्की पता होना चाहिए, इशू करने से लेके रिसीव करने तक। और रिसीव के बाद जब उसके अंदर अल्ट्रेशन हो गया, उसने ऐड ऑन कर दिया, उसके बाद उसको सबमिट किधर करना है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सेकंड आता है, अगर आप इतने स्पेशल हो या फिर इतने अच्छे हो कि आप प्रिपेयर खुद कर सकते हो चेकलिस्ट, लाइक अगर मैन पावर का कोई टूल्स हो गया, मशीन का टूल हो गया, पीपीज हो गया, बेसिक ये 3-4 चीज़ों के ऊपर हमें बेसिक तो आना ही चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारी वर्क एक्टिविटीज़ है, कन्फाइंड स्पेस है, वर्किंग एट हाइट है, स्कैफोल्डिंग है, लाइक पेंटिंग है, स्टोरेज हैंडलिंग है, मटेरियल हैंडलिंग है, ठीक है, मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप ये सारी चीज़ों को भी लेकर चेकलिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो तो ये आपके लिए वैल्यू एडेड करता है। थर्ड हमारे पास है हेल्थ एंड सेफ्टी टॉपिक्स। आपको एचएससी के टॉपिक्स बनाने भी आना चाहिए, लाइक हर टॉपिक्स के ऊपर आपको क्या तो परमिशन आपको पता होना चाहिए, परमिट कैसे इशू करते हैं, या एटलीस्ट चेकलिस्ट आपको बनाने आना चाहिए। लाइक आप एक्टिविटीज़ में क्या क्या करोगे, सेफ्टी के अंदर कोई भी एक एक्टिविटीज़ पिक कर लीजिए। लाइक अगर हम पिक कर सकते हैं मटेरियल हैंडलिंग, मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग, तो आप उसमें एक्टिविटीज़ देखिए। एक्टिविटी हो गई मटेरियल हैंडलिंग, अब उसमें आपको क्या पीपीसी रिक्वायरमेंट क्या है, काम को कब करना है, कैसे करना है, ना सेम हाइट, सेम वेट एंड सेम फिज़िक के बंदे को आपको क्या करना है, उसे अपलोड करवानी है, उसके ऊपर पिक करवाना है। अगर वो नहीं कर पाता है तो आपको वो हैज़ार्डियस है, तो उसके अंदर बताना सेफ्टी फीचर्स क्या करना है। अगर आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी आपका स्टोरेज गिर जाता है या फिर आप स्टोरेज पे गिरते हो, कोई भी ऐसा इमरजेंसी होती है, तो आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या करनी है, वो सारी चीज़ें आपको चेकलिस्ट एंड परमिशन में डालनी है, ऐड ऑन करनी है। लाइक हमारे सारे डॉक्यूमेंटेशन जो फोर्थ पार्ट आ रहा है, आपको हर एक प्रोवाइड को क्या करना है, यूज़र मैनुअल देना है। क्या देना है, राइट, यूज़र मैनुअल। अब वो यूज़र मैनुअल क्या है, हर एमएसडीएस हो, इंडक्शन ट्रेनिंग हो, हीरा हो, जेएसए हो, एसटीए हो, हाजोप हो, हर चीज़, हर डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे आके जुड़ जाता है, यूज़र मैनुअल, कि आपने उस स्पेसिफिक बंदे तक वो चीज़ को पहुँचाई क्या। लाइक अगर वो मटेरियल हैंडलर है तो उसके पास इंडक्शन ट्रेनिंग देके क्या मतलब, वो तो उसको मिली है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपने उसके बाद कुछ और चीज़ें दिया, उसको मैनुअल अगर उसने हैंडल किया हुआ केमिकल को, तो उसका एमएसडीएस शीट होना बहुत ज़रूरी है। और जब एमएसडीएस शीट हमारे वर्क प्लेस के अंदर एंटर होगा, तो हमारा भी काम है कि एज ए सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव हम एमएसडीएस को पहले लें, उसको पढ़े, गो थ्रू करें, उसको कहाँ पर रखना है, कैसे रखना है, कितने स्टोरेज, कितना उसको टेम्परेचर चाहिए, एक्सप्लोर्ड मटेरियल है क्या नहीं है, उसके बाद उसको कैसा है, क्या टॉक्सिक है ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है। वो सारे पार्ट को आप कवर करोगे तब जाके उसको एंट्री दोगे, राइट। तो हर एक यूज़र मैनुअल की चीज़ें बता देने, इवन ये चीज़ें हमारी यूज़र मैनुअल एज अ टीबीटी भी वर्क कर लेगा। अगर आपने यूज़र मैनुअल, मान लीजिए उनको रिटर्न डॉक्यूमेंट दे दो, उन्हें पढ़ना नहीं आया, समझा नहीं, यानी हम तो समझा पाए बहुत अच्छा, बट उन्हें समझा नहीं क्या लिखा हुआ है, तो भी हमारा कम्युनिकेशन गैप हो गया। तो आपने यूज़र मैनुअल एज अ टीबीटी भी हम कवर कर सकते हैं आपके वर्क प्लेस पर, राइट। फिफ्थ हमारा आता है कि जेएसए, हीरा, एसटीए, हाजोप, ओशा, आईएसओ, ये जितने स्टैंडर्ड हमारे वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहे हैं या इंडिया में आपके वर्क प्लेस पे यूज़ होते हैं स्पेशली, तो आपके वर्क प्लेस पे सारे आपको देखकर उसको गाइडलाइन में प्रिपेयर करना है सारे डॉक्यूमेंटेशन को, और परमिट एंड चेकलिस्ट के थ्रू उसको वर्क डन करवाना। देन फिफ्थ आता है हसलर, चैलेंजेस लेने वाला। अबव में हमने बहुत चीज़ें डिस्कस की है,
बट उसके अंदर चैलेंजेस कहीं ना कहीं मिसिंग था। किस टाइप का, वो इधर हम देखेंगे। बंदा आपका क्या होना चाहिए पता है, हार्ड वर्कर होना चाहिए। क्या होना चाहिए हसलर में, चैलेंजेस तो ले बट हार्ड वर्कर हो। अब हार्ड वर्कर के साथ साथ कुछ चीज़ें इधर पे हम हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है फिज़िकल एंड मेंटली फिट हो। आपका एक वर्कर है जो आईटी भी बहुत अच्छा जानता है, सॉफ्ट भी बहुत सॉफ्ट स्किल भी उसके पास है, कम्युनिकेशन अच्छा है, कन्विंस कर सकता है हर एक को, टेक्निकल भी बहुत अच्छा है, एमकॉम बीकॉम है, बट मेंटली अनफिट है। कभी भी हाइपर हो जाता है, कभी भी चिल्ला के बात करता है, मतलब उनको मैन वुमन के साथ कैसे डिस्कस करना है, बात करना उन्हें नहीं पता। सुपरवाइज़र या फिर बिलो जो पर्सन उनके साथ झगड़ा हो जाता है, उसका एक अलग एटीट्यूड है, या फिज़िकली अनफिट है, ठीक है, तो आप काम नहीं कर पाओगे उसके साथ, या फिर वो आपके साथ काम नहीं कर पाएगा। एज अ सेफ्टी पर्सन, आप एज अ सेफ्टी पर्सन हमारे पास फिज़िकल एंड मेंटली फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। हर एतबार से आपको इन चीज़ों को ध्यान रखनी है। सेकंड आता है रेडी टू टेक अपॉर्चुनिटी। हर न्यू अपॉर्चुनिटी की खोज किया करो, हर न्यू अपॉर्चुनिटी की। मैं नहीं बोल रहा कि किसी कंपनी के साथ अगर आप लगे हो तो लगे हो, अगर बहुत अच्छा आपको एंटरटेन कर रहा है, बहुत अच्छा इंक्रीमेंट दे रहा है, अगर आपको लगता है मेरा करियर यहाँ स्टेबल है, मैं इनके साथ ऑनेस्ट हूँ, या ये मेरे साथ लॉयल है, बहुत चीज़ें हैं, तो आप उनके साथ आगे तक टिक सकते हो या आगे तक काम कर सकते हो कंटिन्यू। अगर नहीं तो आपके अकॉर्डिंगली वर्क करो। थर्ड हमारे पास आता है डू टास्क इन टाइम फ्रेम, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क। हर काम को क्या करो पता है, टाइम फ्रेम में करने की कोशिश करो। एक पर्सन जो एक लीडर है या फिर एक हसलर है, एक वर्कर है जो चैलेंजेस लेता है, जो चैलेंजेस ऐसा नहीं है कि वो कभी भी लेगा कभी भी ख़त्म कर देगा। लाइक चैलेंज क्या होता है, कोई एक मैराथन रेस है, तो एक चैलेंज अगर है कि भाई इसमें से जो रेस जीतेगा, तो सर्टेन एक टाइम लिमिट होगी ना उसमें, कि भाई आपको 100 मीटर दौड़ना है, 200 मीटर या 500 मीटर्स आपको दौड़ना है, और जो जितनी स्पीड में और जितना अच्छा दौड़ेगा उसके बाद उसको रिजल्ट आएगा, राइट। तो सेम हमारा एक टाइम फ्रेम होता है कि ये काम को इतने फ्रेम के अंदर करना है, इतने टाइम में करना है, और वो काम का रिजल्ट निकल के आना चाहिए। तो हर काम को आप टाइम फ्रेम में करने की कोशिश कीजिए। फोर्थ हमारे पास है हैंडल सोशल एंड वर्क प्लेस इशू। कुछ तो वर्क प्लेस के इशू आप सॉल्व कर लोगे, बट ना आपके जो हैंडल करने के जो सोशल वाले जो इश्यूज़ होते हैं, सोशल मतलब आपके आस पड़ोस वाले कोई बिल्डिंग ओनर आ गया, बिल्डिंग बिल्डर्स आ जाते हैं, या फिर आपके क्लाइंट आ जाते हैं, या कोई और भी, जैसे आपका कभी मटेरियल वाले ट्रक्स जो होते हैं वो आ जाते हैं, वो कभी कभी झगड़ा करने लगते हैं। तो ये सारे जो इश्यूज़ होते हैं आपके, वो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। लोकल एमएलए आ जाता है कभी आपके वर्क प्लेस पे, लोकल कॉरपोरेटर आके कोई आपको दिक्कत देता है, प्रॉब्लम देता है, तो एटलीस्ट आप एज अ चैलेंज करो कि हाँ भाई अब ये मेरा काम है, मुझे आगे बढ़ के काम करना। अदरवाइज़ आपको लगे मेरा सेफ्टी से लेना देना नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता उसके अंदर, आप जो सेफ्टी पर्सन है उसको भेजिए, या फिर आप जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसको भेजिए, मेरा क्या काम है। बट आप इस सारी चीज़ों को लेके क्या कीजिए, हमेशा हार्ड वर्क रहिए। फिफ्थ हमारे पास आता है जो बहुत ज़रूरी है एक वर्क प्लेस पे एक सेफ्टी सुपरवाइजर एंड एज ए ह्यूमन बीइंग, कि वो क्या होना चाहिए पता है, सबसे पहले लॉयल होना चाहिए, खुद से भी और दूसरों से भी। सेकंड ऑनेस्ट होना चाहिए हर चीज़ों से लेके, और वो काम हो चाहे वो आपका कोई और जो भी प्रॉब्लम हो, हर चीज़ के लिए वो ऑनेस्ट होना चाहिए। हर चीज़ के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, घुमा फिरा के बात ना करें, राइट। देन लर्नर होना चाहिए, मैनेजरल होना चाहिए, लोकल सोशल कनेक्शन, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोकल कनेक्शन में लाइक बहुत, जैसे मैंने बताया, एक एम्प्लॉयर सोचता है कि मुझे एक ऐसा पर्सन मिले जो रीजनल लैंग्वेज जानता हो, मेरे लोकेशन को जानता हो, आस पड़ोस के लोगों में, बट वो ये भी चाहता है कि अगर इमरजेंसी हो जाए तो सोशल कनेक्शन है क्या इसका, लाइक अगर छोटा एमएलए से है या फिर कॉरपोरेटर से है, या फिर अगर आपका एमपी से है या किसी और भी लोगों से अगर है, तो सोशल कनेक्शन है क्या, कि भाई अगर बेसिक लेवल पे कोई इमरजेंसी हो गई तो एटलीस्ट उतने पर्सन को बुला के वो काम रिजॉल्व कर सकता है। ये भी कभी कभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट आने वाली जो भी वीडियोज़ है आपको अपडेट मिल जाएगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।